देख लें ये न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है ये आपके पास रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार किया, रदरफोर्ड ने बम्बार किया था, जिसमें ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप बन गया है। ऊपर देखें 18 है, 17 + 1 18 है, 9 है और 2 + 9। और ये ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, जिसमें जो आमतौर पर ऐसा होता है रिएक्टेंट मैसिव होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो लाइटर हो जाते हैं। क्यों? कुछ मैस जो है वो एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी है वो मैस में कन्वर्ट हो गई है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही यूनिक रिएक्शन है। इसकी कैलकुलेशन बुक में हुई पड़ी है, आप देख लें। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है अपनी नौइयत का, जिसमें किनेटिक एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपके पास, इसका मतलब है इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो लाइटर हैं और प्रोडक्ट्स हैवी हो जाएंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। तो ये रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद जो है दूसरा फेमस रिएक्शन जो है वो चैडविक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। चैडविक ने जो है, इन्होंने भी अल्फ़ा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर 4-9 पे बम्बार किया और ऐसे बम्बार करने से यहाँ पर कार्बन 6 ऊपर 12 और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बना। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो मैंने आपको फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन बता दिए हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। देयर आर सो मैनी न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इसमें मैडम क्यूरी और बहुत से लोग इन्वॉल्व थे न्यूक्लियर रिएक्शन में। देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्शन बताया, दूसरा भी एक बता दिया। और ये बेसिक, अब जो असल चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम तो बहुत फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का नाम लेना पसंद करेंगे। याद रखें, मैंने उस दिन आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझाई थी। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है उसमें मैंने आपको उसकी 2 कंसिक्वेंसेस बताई थी। एक ये था कि लाइटर न्यूक्लियाइड्स भी अनस्टेबल थे और हैवियर न्यूक्लियाइड्स भी अनस्टेबल थे, और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइड्स 40 से लेकर 120 मैस नंबर तक स्टेबल थे, जिसमें आयरन टॉप पे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ टॉप पे था। तो बहरहाल हर चीज़ नेचर में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो हैवियर न्यूक्लियस जो हैं वो टूट कर स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं और लाइटर जो है वो फ्यूज़ होकर स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत सीधी सादी बात है। अगर मैं अब डिस्कस कर दूं पहले नंबर पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये पिछली सेंचुरी में हान और स्ट्रासमैन मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें ये बहुत अपनी नौयत का एक अनोखा रिएक्शन था, जिसमें हो क्या रहा था कि यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप जो है उस पर स्लो न्यूट्रॉन बम्बार किया जा रहा था। स्लो न्यूट्रॉन बम्बार करने के बाद वो यूरेनियम का जो आइसोटोप बना 236 वाला, तो वो स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल था। और वो अनस्टेबल जो है वो फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन में जो है वो तब्दील हो गया, और साथ जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी हासिल हुई। तो इसमें हो क्या रहा है आपके सामने है, ये इस तरह नंबर है इसका, एनी हाउ। तो ये इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मैस का फ़र्क आ जाता है। अगर आप मैस ऑफ रिएक्टेंट में से मैस ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करें तो फ़र्क आ जाता है, और इस मैस के फ़र्क को अगर c² से मल्टीप्लाई करें तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हल्के हो गए हैं। हल्के किधर हो गए? उनका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। याद रहे डियर स्टूडेंट, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, 0.1% मैस पर रिएक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पर रिएक्शन। तो इस तरह कितने बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से अगर रिएक्शन
करवा जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मैथ जो है, आपको पता ही MC स्क्वायर इक्वेशन ये बताती है कि वी कैन कन्वर्ट वेरी स्मॉल मैथ इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बहुत बड़ी मिकदार जो है एनर्जी की आप पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद रिएक्शन है और इसमें पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी और उसके साथ 3 बुलेट्स। एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें जो होता है डियर स्टूडेंट वो 2.5 है। 3 ऐसे हमने लिखा है। और ये जो फिशन फ्रेगमेंट्स हैं इसमें स्ट्रॉन्शियम और जिनान भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो एवरेज नंबर MCQs में आ जाए तो 2.5 है। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं पैदा होने के बाद ये फास्ट होते हैं, ये स्लो न्यूट्रॉन है। याद रहे कि आप यहाँ 234 यूरेनियम और 238 भी यूज़ नहीं कर सकते, वो फिशनेबल नहीं है। फिशनेबल यूरेनियम जो है वो ये आपके पास 235 यूरेनियम है और वो भी स्लो न्यूट्रॉन पर रेजोनेट करके फट जाता है। और ये न्यूक्लियर फिजन जैसे आप बायोलॉजी में सेल फिजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन की टर्म भी बायोलॉजी से ली गई। सेल का जो है वो टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि पहले वो इस तरह डम्बल शेप अटेन करता है और फिर 2 फ्रेगमेंट्स में न्यूट्रॉन और गैमा रेडिएशन एमिट करता हुआ टूट जाता है। तो ये बहुत दिलचस्प रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन को फ्यूजन चेन रिएक्शन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फ्यूजन चेन रिएक्शन स्टूडेंट, चेन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? सेल्फ सस्टेन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जो हम एक दफ़ा स्टार्ट कर दें तो फिर दिए से दिया जलता जाए और वो चलता ही जाए और रुके ना। तो ऐसे रिएक्शन को फ्यूजन चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये 2 हालतों में होते हैं। एक कंट्रोल्ड रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर्स में है। और इसके बाद जो है जो अनकंट्रोल फॉर्म में होता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की सूरत में होता है। तो ये आपके पास इसके लिए चेन रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए एक बात आप मेरी इस बात से जहन में रखें, इट इज़ इम्पॉसिबल to have chunk of U-234 when you find out uranium somewhere। तो आपको अगर यूरेनियम कहीं मिल गया तो आप ये ना समझें कि वो सारे का सारा 235 है। इसकी परसेंटेज जस्ट 0.7% है, जैसे आटे में नमक के बराबर है। ये बहुत ही कम है, निहायत ही डिल्यूट मिकदार में होता है। लिहाजा अगर आपके पास यूरेनियम मौजूद है और आप न्यूट्रॉन बम्बार करें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 238 में जाके लगेगा। 235 बहुत, क्योंकि वो बहुत डिल्यूट हालत में होता है। लिहाजा हमें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है और जब हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं और उसकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाए कि उसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सके तो उस मैस को हम क्रिटिकल मैस कहते हैं। और वो स्टार्ट अगर कंट्रोल फॉर्म में रहे, अगर वो जो है वो कंट्रोल फॉर्म से बढ़ जाए, अनकंट्रोल फॉर्म में रिएक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल मैस, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ होता है। अगर चेन रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो सके तो उसको हम सब क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल मैस कितने किस्म के हैं? सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल कंट्रोल्ड में, सुपर क्रिटिकल अनकंट्रोल में और सब क्रिटिकल नो चेन रिएक्शन। तो ये आपके पास चेन रिएक्शन मैंने आपको ज़बानी कलाम में बताया है। तो चेन रिएक्शन में हमारा ये मानना है कि अगर आपके पास यूरेनियम मौजूद है और आपने एक न्यूट्रॉन मारा तो न्यूट्रॉन जो है वो 2 फ्रेगमेंट में और फर्दर जो है 3 न्यूट्रॉन आपको उससे मिल जाएंगे। इस तरह अगर और यूरेनियम मौजूद है तो ये ना ख़त्म होने वाली कहानी शुरू हो जाएगी। और ये आपके पास आपको यानी कि यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैस कंजर्वेशन इनटू एनर्जी, यानी कि आपको एनर्जी मिलेगी। और ये जो न्यूट्रॉन मिलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनकी बहुत किनेटिक एनर्जी होती है। उनको भी स्लो करके मॉडरेटर की मदद से, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज़ करते हैं, हैवी वाटर या ग्रेफाइट, जिसके साथ ताकि न्यूट्रॉन इन इलास्टिक कोलिजन करे और वो अपनी किनेटिक एनर्जी लॉस कर ले और वो स्लो हो जाए और उसकी भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन से भी बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी मिलती है। तो हम अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर होता है उसके अंदर इस यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर यूज़ किए जाते हैं, उनको स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और उसकी कोर से उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके वाटर वगैरह की वजह से, हाई कैपेसिटी हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल की वजह से उसको हीट को एक्सट्रैक्ट करके स्टीम इंजन चलाया जा सकता है और टरबाइन चलाया जा सकते हैं और बिजली पैदा की जा सकती है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर आप जो है आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल दुनिया के सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये 234 जो है, 238 ये वाइट एलिफेंट है
और ये 235 जो है ये बहुत कीमती है, जो बहुत कम पाया जाता है नेचर में। ये मोर देन 99% पाया जाता है, और ये रिमेनिंग ये, तो ये बहुत कम पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब है यूरेनियम को निकालना, उसको सेपरेट करना, उसकी एनरिचमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यानी कि आपने मट्टी से सोना निकालना है, इट्स वेरी टीडियस जॉब टू सेपरेट द यूरेनियम U-235 फ्रॉम U-238। तो लोगों ने इस पे एक लोगों के दिमाग में आइडिया आया, और उन्होंने कहा क्यों ना हो कि हम मट्टी को ही सोना बना दें। तो उन्होंने U-238 पर जो है फास्ट न्यूट्रॉन जब बम्बार किया है, जब आपको पता है U-238 बहुत ज़्यादा मौजूद होता है यूरेनियम के अंदर, यूरेनियम थोड़ा डिल्यूट होता है 235 वाला। तो फास्ट न्यूट्रॉन जब उसको लगा तो वो यूरेनियम का आइसोटोप बन गया 39 वाला। अब 39 वाला आइसोटोप जो है ये अनस्टेबल आइसोटोप था, और इसने एक बीटा एमिट किया कुछ टाइम के बाद, और बीटा एमिशन के बाद, डियर स्टूडेंट आपको पता है बीटा एमिशन के बाद चार्ज नंबर नेगेटिव बीटा में 93 हो जाएगा, और ये फिर नेपच्यूनियम कहलाता है। और नेपच्यूनियम भी अनस्टेबल था, इसने भी बीटा एमिट किया, और नेपच्यूनियम जो है वो 94 में तब्दील हो गया, 94 to 39, ये फिर प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम इज़ मोर फिजनेबल देन U-238 यानी 235 सॉरी, यानी 235 यूरेनियम का एक बेहतरीन अल्टरनेट सामने आ गया था, और वो भी मुफ्त में, मतलब है बहुत सस्ते तरीके के साथ। U-238 जो वाइट एलिफेंट है उसी से आपने उसकी ब्रीडिंग की है, और ब्रीडिंग करके आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है प्लूटोनियम, और ये फिजनेबल है, और यही जो है एटम बम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अमेरिका ने जो बम मारे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये प्लूटोनियम बम थे। तो ये प्लूटोनियम जो है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है, एटॉमिक बम में भी। इट इज़ बैंड, अमेरिका ने अपने रिएक्टर्स बंद किए हुए हैं इसके, तो ये दुनिया में बैंड है भारत। तो ये एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, और इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आमतौर पे उसको हम कहते हैं थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, जो फ्यूजन वाला है, और उसको हम कहते हैं फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। क्यों कि इसके अंदर यूरेनियम जो है प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है, और फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी इसको हम कहते हैं, या हम इसको लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी इसको हम कहते हैं, इसके जिनमें ये इस्तेमाल होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है 238 U-238 यूरेनियम को काम में लाने का, और उसको यूटिलाइज़ करने का। तो ये बहरहाल फ्यूजन रिएक्शन और चेन रिएक्शन, और इसके मुतालिक मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। अब हम अगले सेगमेंट में, अगले इसमें फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं।